म्यूचुअल फंड आपके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है, कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर मेरी वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको पहुंचती है, अगर आपने उससे कुछ सीख करके अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अगर एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा मुझे फील करूँगा। तो मेरे लिए अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आप लोग उंगली को कस दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको सही लगती है। ऐसे बात करें कि बहुत सारे चैनल्स पे या बहुत सारे ऐसी जगह से आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही होंगी, नो डाउट्स बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसमें कि इससे पहले और वीडियो बनाई हुई हैं और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है। बट मैं उन व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूँ जो मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। तो आप अगर ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेसिक चीज़ें जान नहीं पाए हैं तो आपके लिए वीडियो है। आप बेसिक चीज़ें यहाँ से सीख करके म्यूचुअल फंड में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने टॉपिक्स दिख रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड्स क्या होगा, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? लार्ज कैप में करना चाहिए, मिड कैप में करना चाहिए, स्मॉल कैप में करना चाहिए? हमारे लिए एक सवाल है। या सारे में करना चाहिए? रिस्क तो यहाँ पे बात करें, रिस्क सभी में है। रिस्क लार्ज कैप में भी है, रिस्क मिड कैप में भी है, रिस्क स्मॉल कैप में भी है। हम बात करें किसी में भी रिस्क, हर किसी में रिस्क है। रिस्क अगर हम घर से बाहर निकल लें तो वहाँ पे भी रिस्क है। तो रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क के कुछ होने वाला नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए आज म्यूचुअल फंड की जो ऑल ओवर रिटर्न है, तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप जो रिटर्न दी है अपने पीछे के जितने भी रहे हैं टाइम, देखा जाए अगर 40 साल पीछे से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है तो ऑल ओवर अगर रिटर्न देखा जाए तो लार्ज कैप 15% प्लस दिया है, 15% से प्लस ही दिया है ईयरली। मिड कैप की बात करें ये 18% से ईयरली दिया है। और स्मॉल कैप की बात करें तो ये 20 से प्लस रिटर्न दिया है परसेंट ईयरली का। ये तीनों का अलग अलग चीज़ें हैं। ये जब से म्यूचुअल फंड है तब से ओवरऑल की बात करें ईयरली का इस तरीके से इन्हें रिटर्न दिए हुए हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमने थोड़े दिन के डाल के रखा है और निकाल लिया तो उसमें रिटर्न मिले, नहीं। यहाँ पे हम पैसा कितना रखें उससे ज़्यादा बेटर है कि हम कितने टाइम के लिए रखें हैं, उस पर रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता है बेहतर। अगर चाहें कैलकुलेशन या बेहतर रिटर्न चाहें तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को छोड़ना होता है। या हम किसी भी जगह रखें पैसों को, हम अगर समय देते हैं तभी वो हमारा पैसा ग्रो करता है। तो चलिए, बट इसमें इसके बावजूद भी हमें रिस्क प्रोफाइलिंग एक कहा जाता है। अगर म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें एक रिस्क प्रोफाइलिंग बनानी पड़ती है कि कोई व्यक्ति कितना रिस्क ले सकता है। उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कैसे। हम बात करें कि अगर एक एज ईयर की हम बात करें, एज अगर लिमिट 35 ईयर है, अगर कोई व्यक्ति है 25 से लेकर के 35 ईयर्स तक का है तो एक स्मॉल कैप में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप उसके लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास समय अभी अच्छा खासा है, अगर मैं जॉब में हूँ, कोई अपना बिजनेस कर रहा हूँ, कोई धंधा कर रहा हूँ, मैं यंग हूँ, मेरे पास समय है, तो यहाँ पे लॉन्ग होराइजन लेके मैं चल सकता हूँ, लॉन्ग समय लेके मैं चल सकता हूँ। तो 25 से अगर 35 साल की एज चल रही है या एज है जिस व्यक्ति की, उसको स्मॉल कैप में ही करना चाहिए क्योंकि स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देगी। अगर एज की बात करें ग्रुप की 35 से 45 ईयर्स की अगर बीच की बात करें, तो ऐसे में बात करें कि हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो अब हमारे पास समय की बात करें, अगर 50 साल इसके या रिटायरमेंट के पास जाने वाले हैं तो हमारे पास यहाँ पे मिड कैप में अगर लगाते हैं तो उसमें कम वॉलेटिलिटी रहती है। तो उसमें बेटर है कि हम कम रिस्क ले करके थोड़ा सा मिड कैप में जाएं तो बेटर रहेगा। एज ईयर की बात करें 45 और 50 से लेकर के ऊपर तक की बात करें, 50 55 साल, 70 साल, 60 साल एज जो हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे में हमें लार्ज कैप, डेब्ट फंड और बॉन्ड्स में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कम रिस्क होता है। अब रिस्क की बात करें कि जैसे हम 25 से 35 ईयर्स की बात करें, स्मॉल कैप में क्यों करें कि यहाँ पे हमारे पे सभी जिम्मेदारियाँ कम होती हैं। जिम्मेदारियाँ कम होती तो हम यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट हम अपना अगर भविष्य के लिए एक रिटायरमेंट की बात करें तो हम जब रिटायरमेंट होंगे तब के लिए एक हम अपना सिलेक्शन कर सकते हैं कि हम रिटायरमेंट के समय पे हमें
इतना हमारे पास अमाउंट हो, गोल बना करके अगर आज से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो स्मॉल कैप बेस्ट रहेगा, जिसमें कि वो कोई भी, अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि स्मॉल कैप में वर्क कर रही हैं, बट हम कुछ की बात करेंगे। जैसे कि आप टॉप टॉप की नाम कर रहे थे, एसबीआई हो गया, निपॉन हो गया, और मोतीलाल हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक हो गया, ऐसे कुछ टॉप की जो म्यूचुअल फंड्स एमसीज हैं, हम उसकी बात करें, एचडीएफसी हो गई, इन समूह में जो बढ़िया रिटर्न देती हैं, अब तो उनकी बात करें, वहाँ पे स्मॉल कैप में लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर मिलेगा, अगर आपकी एज 25 से लेकर 35 ईयर्स तक की है तो। अब बात करें एज 35 से 45 के बीच में, यहाँ पे हमारे पास कई सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है, बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है, उनकी पढ़ाई लिखाई जब बड़े हो रहे होते हैं तो अच्छी खासी आ जाती है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ पे हमारे रिस्क कैपेसिटी कम हो जाती है, हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक लिए अपने पैसे को नहीं छोड़ सकते, उस समय कोई इमरजेंसी आ गया, कोई से ज़रूरत पड़ गई, हमें पैसे को निकालना पड़ सकता है। तो इसलिए हम मिड कैप में अगर जाते हैं इस एज ग्रुप में तो बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिस्क कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है थोड़ी सी। एज ईयर की बात करें 45 से 85, इनकी एज, इस एज में आने के बाद हमारी रिस्क कैपेसिटी बिल्कुल ही कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास समय उतना नहीं रहता है, हम अपने पैसे को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। अगर बात करें कि अगर मैंने 25 की एज से, अगर मैं आज 25 का होता, आज से मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, अब मैं 50 साल की एज में आता, तो मेरे पास इतना इन्वेस्ट होता, मैं स्मॉल कैप से वहाँ तक ले गया होता अपने अमाउंट को बढ़ा करके, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके। अब 50 साल की एज में आते ही मैंने स्मॉल कैप से निकाल करके उसको किसी डेप्ट फंड में, या रिटायरमेंट इसकी फंड में, या सेविंग फंड में डाल करके, हम वहाँ से एसडब्ल्यूपी करके, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा करके, हम बेहतर अपने एक अपने पैसे को ग्रो भी करने के लिए छोड़ सकते हैं, और बिना कम, बहुत कम रिस्क लेकर के हम वहाँ से अपने रिटायरमेंट फंड के रूप में एक बढ़िया पैसा वहाँ से अर्न कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिस्क हम ले सकते हैं। अच्छा, ये बात करें कि ऐसा नहीं कि अगर 45 एज का है या व्यक्ति, या तो 45 एज का है, या किसी भी एज ग्रुप का हो, वो किसी में भी निवेश कर सकता है। अब बात रह गई कि हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ। ये मायने रखता है कि आप रिस्क लेने के लिए कितने तैयार हो। अगर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, जैसे एज बढ़ती, जिम्मेदारियाँ बढ़ती, तो हम उतना रिस्क नहीं ले सकते। अब हो सकता है मैं कोई गोल अपना लगा करके, अगर एम लगा के चल रहा हूँ कि नहीं, मुझे आज से 5 साल के बाद मुझे इस पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। हो सकता है मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए पड़ने वाली है, मेरे बच्चे के चिल्ड्रंस की शादी के लिए पड़ने वाली है, या मैंने अपने कोई कार वगैरह लेने के लिए प्लान कर रखा है, या घर की ईएमआई के लिए प्लान कर रखा है, या मैंने कोई मकान लेना है, या प्लॉट लेना है, या एवरीथिंग, या हमारे कोई गोल हमने बना के रखे हैं, उसके लिए मैं एम बना करके चल सकता हूँ। तो किसी भी एज का ग्रुप का किसी में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अगर 45-50 एज के ऊपर हैं तो आप स्मॉल कैप में नहीं लगा सकते, बिल्कुल हाँ लगा सकते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। अगर मार्केट की ये बात करें कि ये जो हमारा पैसा है मार्केट में लग रहा होता है, अब मार्केट में लगता है, लेकिन इसको जो मैनेज करने वाले हैं, हाईली क्वालिफाई जो बैठे हुए वहाँ पे मैनेजर हैं, वो इस पैसे को मैनेज कर रहे होते हैं। कहाँ पे लगाना है, कैसे कब निकालना है, वो उनको पता है, वो सारी चीज़ देख रहे होते हैं, डेली ट्रैक कर रहे होते हैं। तो बट बात करें कि यहाँ पे स्मॉल कैप में रिस्क क्यों है? अगर स्मॉल कैप में अगर गिर रही कंपनी, सपोज सोचो कि 20% गिर गया, तो मिड कैप में थोड़ा सा कम होता है, ये 15% गिरेगा। लार्ज कैप में उससे कम होता है कि ये 10% ही गिरेगा। तो जब गिरेगा तो आपको यहाँ पे ज़्यादा रेट में दिखने लग जाएगा, तो उस टाइम डरने लग जाता है व्यक्ति। तो उस रिस्क कैपेसिटी की मैं कितना झेल सकता हूँ, मैं कितना इसको लॉस झेलने के लिए तैयार हूँ, उस तरीके से आपने अगर अपने रिस्क कैपेसिटी, नहीं थोड़ा सा कम रिटर्न मिलेगा मुझे, लेकिन मुझे सेफ रहना है, तो आप लार्ज कैप में जा सकते हैं। नहीं बोला और थोड़ा सा मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो कोई नहीं, आप मिड कैप में चले जा सकते हैं। और आपने लगा कि नहीं यार, मैं और रिस्क ले सकता हूँ, मेरे पास समय है, मैं 5 साल की जगह 10 साल छोड़ सकता हूँ, मैं 10 की जगह 15 साल छोड़ सकता हूँ, या मैं लॉन्ग टर्म के लिए चला, नहीं मुझे 20 साल से 25 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो स्मॉल कैप बेस्ट है। उसमें भी टॉप की जो परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है उनकी हम बात करें, 4 से 5 स्टॉक्स या जो एएमसीज है, उसमें आप लगाइए। 4 से 5 एएमसी, जैसे मैंने बात करी, एसबीआई की बात कर लिया, या एक्सिस बैंक की बात कर लिया, कोटक बैंक की बात कर लिया, या एचडीएफसी की बात कर लिया, निपॉन इंडिया की बात कर लिया, मोतीलाल की बात कर लिया, ऐसे कई 5-7 जो हैं, इन्हीं में लगाने हैं। बहुत सारी एएमसीज है नहीं, बट आप उसमें आप जा करके एसआईपी कैलकुलेटर है, उस पर भी आपने कैलकुलेट करके देख सकते हैं
बहुत सारी जगह से आप चेक कर सकते हैं कि नहीं मुझे कितना रिटर्न कहाँ से कौन दे रही कंपनी। जो मैंने अभी तक चेक किया हो, जो मैंने देखा है, उस लिहाज से बता रहा हूँ कि इन टॉप कंपनियों ने, जो नाम ले पा रहा हूँ मैं आपको, इन्होंने अभी तक ऑन एन एवरेज ये रिटर्न निकाल करके दिए हैं। आने वाले समय में रिटर्न देंगे, क्यों? क्योंकि ग्रो तो करना ही है। ऐसा नहीं कि आज मार्केट गिर रही है तो ये गिरती रहेगी, नहीं। हमने जब से देख रहे हैं तब से मार्केट कभी गिरती है तो कभी उठती है, कभी गिरती गिरती है तो कभी उठती है। ऐसे ओवरऑल करते हुए आज मार्केट ऊपर ही जा रही है। हम कोविड की बात कर लें, कोविड में बहुत सारे क्रैश आए थे, जहाँ पे निफ्टी की हम बात करें, निफ्टी 7,500 पे आ चुकी थी। आज वही निफ्टी 26,000 को टच करके आज 23,000 पे चल रही है। तो मार्केट ऑल ओवर आपको ऊपर ही जाते हुए नज़र आएगी। तो लेकिन बट यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड्स की हम अगर स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए हमें कौन सा रिस्क, कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरे पास कितना टाइम है रिस्क लेने के लिए, उस तरीके से अपने गोल के हिसाब से ज़रूर फंड तय करें। अगर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो बता रहा है कि नहीं आप ये वाला फंड लीजिए, ऐसे लीजिए, तो नहीं, आप अपने से भी आप ये देखिए कि नहीं आपको कौन सा फंड लेना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, या जो आप पैसा आप रख रहे हो या पैसा जो निवेश कर रहे हो, ये पैसे को कब किस लिए कर रहे हो निवेश, इस कितना टाइम के बाद इसको आप रिटर्न निकालोगे, इसको आप यहाँ से कब विड्रॉल करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप खुद का डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर आपको बहुत दुविधाएं रहेंगी, क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन एक ज़रूर बात कहूँगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखिए, क्योंकि मार्केट है, जिन्होंने इस चीज़ का नियम, या जिन्होंने ये चीज़ समझ गया कि नहीं मार्केट ओवरऑल ऊपर जाने वाली या डाउन ही तो कल बढ़ेगी, और जब मार्केट गिरती है उस टाइम इन्वेस्टर इंतजार कर रहे होते हैं मार्केट को गिरने का, कि मार्केट गिरे मैं फिर उसमें इन्वेस्ट और करूं। अब बाकी मैक्सिमम लोग डर रहे होते हैं मार्केट गिरी तो अपने पैसे निकाल के भागते हैं, लेकिन उसी टाइम पे इन्वेस्टर जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इस फंडे को हमें आपको भी समझना होगा। चलिए, हाँ, लास्ट में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ध्यान रखिए कि आप म्यूचुअल फंड्स किसी भी तरीके से आप लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, किसी ऐप के माध्यम से लेते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से लेते हैं, ओवरऑल कहीं से भी आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो फोलियो नंबर होता है उसको कहीं डायरी पे नोट कर लीजिएगा, या कहीं उसका प्रिंट निकाल के रख लीजिए। फोलियो नंबर आपका रहना चाहिए आपके पास में। अगर फोलियो नंबर है तो आपका कुछ भी हो जाए, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, आपका पैसा निकल सकता है, ईजिली निकल सकता है। कहीं आपको ज़्यादा भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके नियर बाई जिस भी एमसीज के माध्यम से, जैसे एचडीएफसी की बात कर लें, एसबीआई की बात कर लें, हर एक का आपके सिटी में, आपके शहर में हर एक का बैंक मिलेगा, हर एक सब कुछ मिलेगा, आपको वहीं जा करके आपका रिडीम कर सकते हैं। बाय द वे, बहुत ऐसा कुछ दिक्कत होगी तो क्या बात कर रहे हैं। बाकी आपने फोलियो नंबर अपने पास ज़रूर रखिए। आपके मोबाइल ख़राब हो जाए, आपका कुछ भी हो जाए, बट फोलियो नंबर आपका मालूम रहना चाहिए। तो डायरी में कहीं नोट कर लें, इस तरीके से रखें, अपने घर में बता के रखें, या जानकारी दे के रखें कि ये फोलियो नंबर है। उस फोलियो नंबर से आपका कभी भी आपका निवेश जो है ख़त्म नहीं होगा, वो आपका रिटर्न आपको 100% मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि अगर मेरी बातों से, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी समझ में आया, कुछ भी आपने सीखा है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा बल मिलेगा और बेहतर तरीके से और भी अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ में, और भी बेहद और भी अच्छी जानकारी के साथ में आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।